हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस अगेन। आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं बच्चा, हम लोग आज कैश फ्लो के एडजस्टमेंट के बारे में यहाँ बात करेंगे, ठीक है ना। कैश फ्लो में जितने भी टाइप के एडजस्टमेंट हैं, एक एक करके हम लोग सारे एडजस्टमेंट को क्लियर करेंगे और इस एडजस्टमेंट को, जितने भी एडजस्टमेंट हम आपको यहाँ बताएंगे, हर एक एडजस्टमेंट को अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना और मेक श्योर कि हर एक एडजस्टमेंट को आप समझना, क्योंकि आपके क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में इस एडजस्टमेंट से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सारे एडजस्टमेंट को अपने कॉपी में नोट डाउन भी करना है और एक एक को समझना है, ठीक है ना। और ये वीडियो देखने के बाद, इस क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद आप ये देखोगे कि आपके जितने भी रिलेटेड क्वेरीज है रिलेटेड विद द एडजस्टमेंट कैश फ्लो के अंदर में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो इसको आप पूरी तरह से एक एक चीज को नोट डाउन करना। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। नाउ यहां पे हम लोग जो एडजस्टमेंट हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू डू द एडजस्टमेंट नाउ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। ओके, सबसे पहला एडजस्टमेंट हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। यहां पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। देखोगे आपके पीएल के क्रेडिट साइड में, जैसे मान लो आपको ये इनकम दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट दिया हुआ है, या आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर दिया हुआ। कोई भी इंटरेस्ट, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर हो, बैंक डिपॉजिट के ऊपर हो या इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो, इसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं कैश फ्लो के अंदर में, वो हम लोग सीखेंगे। ये जो भी इंटरेस्ट आपने लिया है एफडी के ऊपर, तो यहां पे देखो बच्चों, ये आपका इनकम में लिया गया है जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो आपको इसे क्या करना है, जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में आपको इसे सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, दिस इज रिलेटेड ऑन एसेट्स, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तो आप इसे दूसरा इफेक्ट इसका करोगे, इन्वेस्टिंग में जाके आप इसे ऐड कर दोगे। अंडरस्टूड है ना। तो आपको ये समझ में आया, इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी, बैंक डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट अगर दिया है, तो इसको क्या करना है, ऑपरेटिंग में जाके आपको इसको लेस कर देना है और इन्वेस्टिंग में जाके बच्चे आपको इसको ऐड कर देना है। अंडरस्टूड है ना, क्लियर बच्चों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। अगर हम लोग बात करें एडजस्टमेंट नंबर 2 की, अगर नंबर 2 में आपको इसी तरह से दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव आपको दिया हुआ है, यहां देखो बच्चों, अगर डिविडेंड रिसीव दिया हुआ है, अब देखो डिविडेंड आपको किसके ऊपर मिल रहा है, जो भी कंपनी ने कहीं पर भी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, तो कंपनी के लिए वो इन्वेस्टमेंट है और उसी के ऊपर कंपनी को क्या मिल रहा है बच्चों, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, राइट। तो ये कंपनी के लिए इनकम है, बट ये रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने कहा था कोई भी इनकम आपको रिलेटेड विद अगर एसेट्स हो तो आपके वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाने चाहिए। तो आप इसे क्या करो बच्चा, इसके दो इफेक्ट होंगे। ये आपके पीएल में लिया गया है इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आप इसे जाओगे ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में आप जाके इसे लेस करना, और जैसे कि रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाके आपको इसे क्या करना है, इन्वेस्टिंग में जाके आप इसे ऐड कर दोगे, राइट। तो जैसे ही आपको यहाँ पे डिविडेंड रिसीव अगर दे, तो इसके दो इफेक्ट हमें क्या करने हैं, एक आपको जाओगे क्या, आप ऑपरेटिंग में जाके लेस करोगे, और दूसरा इन्वेस्टिंग में जाके आप इसे ऐड कर देना। क्लियर है एवरीबॉडी। नाउ अब आते हैं हम लोग, थोड़ा इसको फास्ट करके करेंगे क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट है जो आज हमें क्लियर करने हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा आता है थर्ड। थर्ड वाले में आप देखो बच्चा, थर्ड में हमें क्या करना है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में रेंट रिसीव, रेंट रिसीव। अब आपको पता है बच्चों कि ये जो रेंट आप रिसीव कर रहे हो
ऑब्वियसली बात है किसी एसेट्स को ही आपने रेंट में दिया होगा, तो दिस इनकम इज रिलेटेड विद एसेट्स है, रिलेटेड विद एसेट्स है। तो अगर ये इनकम आपके रिलेटेड विद एसेट है तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो कि आपने इसे पीएल में लिया होगा। तो इसका इफेक्ट क्या करना है बच्चों? हमें इसको हमें जाना है ऑपरेटिंग से जाके इसे भी हमें लेस कर देना है, और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है हमारा, तो इन्वेस्टिंग में जाओगे और इन्वेस्टिंग में जाके आपको ऐड कर देना है। तो हमें सबको पता है बच्चों कि हमारा जो कैश इनफ्लो हो या कैश आउटफ्लो हो, उसके 3 सोर्सेज हैं। एक हमारा ऑपरेटिंग के थ्रू होता है, एक इन्वेस्टिंग के थ्रू होता है और एक फाइनेंस के थ्रू होता है। जब भी कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस रिलेटेड विद एसेट हो तो उसे हम इन्वेस्टिंग में लिखते हैं। जब भी कोई इनकम या कोई एक्सपेंसेस रिलेटेड विद फाइनेंस हो, जैसे शेयर से हो, डिवेंचर से हो, लोन से हो, तो हम उसे फाइनेंसिंग में लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो रेंट रिसीव हो रहा है, ये रेंट रिसीव आपके किसी प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट मिल रहा है, राइट। तो ये आपके नॉर्मल रिकरिंग इनकम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिकॉज दिस इनकम बिलोंग्स टू द एसेट्स। तो इसे हमें जाके इन्वेस्टिंग में ऐड करना होगा और ऑपरेटिंग में जाके उसे हमें लेस कर देना है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट अब देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या करना है? एडजस्टमेंट नंबर 4 में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर मान लो कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे किया है, अगर कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे किया है या लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, राइट, या अगर कंपनी ने कोई भी शेयर इशू करते वक्त कोई एक्सपेंसेस किए हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस जिसको हम लोग बोलेंगे, अंडरस्टूड। तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है? ये जितने भी एक्सपेंसेस आपको यहां दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने जब डिवेंचर इशू किया है तो कंपनी के पास फाइनेंस आया है, कैपिटल आया है। अब कंपनी उसी डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है, जो लोन कंपनी ने लिया है उसी के ऊपर क्या कर रही है? कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। तो जब कंपनी यहां पे इंटरेस्ट देगी तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हैं, बट दीज एक्सपेंसेस रिलेटेड विद व्हाट? फाइनेंशियल चार्जेस। ये फाइनेंस से रिलेटेड हैं, और फाइनेंस का मतलब क्या होता है? जो भी एक्सपेंसेस आपके शेयर से रिलेटेड हो, डिवेंचर से रिलेटेड हो या लोन से रिलेटेड हो। अगर कंपनी ने जब भी शेयर इशू किया है, डिवेंचर इशू किया है या किसी से लोन लिया है, तो कंपनी इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस पे करती है तो इसे फाइनेंस में जाना चाहिए, कि बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, पार्ट ऑफ फाइनेंस। नाउ तो यहां पे आप इसके क्या करने होंगे? ये जो एक्सपेंसेस हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बिकॉज दिस इज नॉन ऑपरेटिंग, बिकॉज ये फाइनेंशियल चार्जेस है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बट आपने इसे क्या किया होगा? पीएल में लिया होगा, जिसकी वजह से आपकी नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुई होगी, राइट। तो अब हमें क्या करना है? ऑपरेटिंग में जाओगे बच्चों, और ऑपरेटिंग में जाके इसे आपको ऐड कर देना है, बिकॉज ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, तो इसे हमें ऑपरेटिंग में ऐड कर देना है, और फाइनेंसिंग में जाके आपको इसे लेस करना है, बिकॉज दिस इज अ फाइनेंशियल चार्जेस। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो रहा है बच्चों। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट नंबर 5 में। नाउ कम टू एडजस्टमेंट नंबर 5। देखो बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 5 पे हम लोग आते हैं, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 5 में अब हम लोग क्या देखेंगे? गुडविल, पेटेंट या ट्रेडमार्क। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं किसके बारे में, इसको देखना बच्चों। ओके, यहां पे लिखते हैं गुडविल, ट्रेडमार्क, या पेटेंट।
ये जो आपको देख रहे हैं बच्चों कि गुडविल है, ट्रेडमार्क है या पेटेंट है, ये सारे आपके इनटैंजिबल एसेट्स हैं, इनटैंजिबल एसेट्स है, राइट। दो तरह के एसेट, टैंजिबल और इनटैंजिबल, दिस आर द इनटैंजिबल एसेट्स। अब इसमें क्या क्या सिचुएशंस आपके सम्स में हो सकते हैं, दो चीजें यहां पे हो सकती हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, देयर कैन बी टू केसेस, दो केसेस आपके यहां पे हो सकते हैं बच्चों। पहला केस क्या हो सकता है, ये देखो, पहला केस हो सकता है कि आपके जो गुडविल है, ट्रेडमार्क है या पेटेंट है, ये आपका इंक्रीज हो सकता है, या तो आपके इसके वैल्यू इंक्रीज हो सकते हैं या तो उसके वैल्यू आपके डिक्रीज हो सकते हैं, ये दो केसेस हो सकते हैं। इन दोनों केस में से कोई भी एक केसेस होगा। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया रहता है, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में होगा क्या, आपके जो गुडविल है, ट्रेडमार्क है या पेटेंट है, इसके वैल्यू गुडविल के या तो इंक्रीज होंगे और या तो डिक्रीज होंगे, ये दो केसेस ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई केसेस नहीं हो सकता। अगर आपके गुडविल या ट्रेडमार्क या पेटेंट, ये जो कि इनटैंजिबल एसेट्स है, अगर आपके वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब होता है परचेस होना, राइट। आपने इन एसेट्स को परचेस किया है, तो देखो बच्चों, जब आप यहां पे परचेस कर रहे हो, क्योंकि इंक्रीज अगर होता है तो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एसेट्स को खरीद रहे हैं, और जैसे ही आप एसेट खरीदते हो तो आप वहां पे पेमेंट करोगे, राइट। पेमेंट आप कर रहे हो किस चीज को खरीदने में, एसेट्स को खरीदने में। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप एसेट्स के थ्रू कैश इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, तो उसे हम लोग किस में लेते हैं, इन्वेस्टिंग में लेते हैं। तो ये आपके इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, और जैसा कि आपने देखा ये परचेस हो रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है आपके बिजनेस से कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो आप इसे इफेक्ट इसका क्या दिखाओगे, इफेक्ट में यहां पे जाओगे और आप इन्वेस्टिंग में जाके इसे आप माइनस कर दोगे और लिखोगे परचेस ऑफ ट्रेडमार्क, पेटेंट या गुडविल। अंडरस्टूड है ना। दूसरा जो केस है बच्चा हमारा क्या है, डिक्रीज होना। अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज होने का क्या कारण है, इसका जो रीजन है, डिक्रीज होने का मतलब है कि हमने इन्हें एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज कर दिया है, अमोर्टाइज कर दिया है। अमोर्टाइज मतलब राइट ऑफ कर दिया, एक तरह से बोल सकते हो सिंपल भाषा में, राइट ऑफ कर दिया है। तो जब आप इसे एज अ राइट ऑफ करते हो या अमोर्टाइज करते हो, तो इसे एक्सपेंस की तरह डील करते हो। तो जब आपने इसे अमोर्टाइज किया होगा, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, आपने इसे क्या किया होगा, इसे आपने पीएल के डेबिट में जाके लिखा होगा, आपने इसे पीएल के डेबिट में जाके लिखा होगा, जो कि आपके ये नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो आपने जब इसे लिया होगा तो पीएल के डेबिट में लिखा होगा, तो आपकी प्रॉफिट क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी, राइट, क्योंकि आपने इसे लिया है पीएल के डेबिट में। क्या ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। लेकिन आपने इसे पीएल में लिखा होगा, तो आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आपकी प्रॉफिट घट गई होगी, तो इसीलिए हमें उसे क्या करना चाहिए, वापस ऐड बैक करना चाहिए। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों, ये भी आप देख लो, इसके जो इफेक्ट होंगे, इसे आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग में जाके इतनी अमाउंट, जितना आपका वैल्यू डिक्रीज हुआ है, उतने अमाउंट हमें ऐड बैक कर देने हैं। अंडरस्टूड और नॉट एवरीबॉडी। नाउ यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, और देखो बच्चों, हमारे साथ साथ आप कॉपी करते जाना, लेकिन एक एक चीज को यहाँ पे नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि जब तक नोट डाउन नहीं करोगे कॉपी में आएगा नहीं, ये समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर आप इसे करते जाना। और जितने भी एडजस्टमेंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो में, इससे एडजस्टमेंट कोई भी आपके बाहर जाने वाले नहीं है, समझ में कि नहीं। इसी सारे एडजस्टमेंट को आपको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नाउ अब आते हैं नंबर 5 में। नाउ वी कम टू एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 में आते हैं। हम लोग यहां पे जो बात कर रहे हैं बच्चा, प्रोपोज्ड डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, राइट। प्रोपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड की। नाउ यहां पे हमने लिखा प्रोपोज्ड डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड। नाउ प्रोपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, और यहां पे हम लोग अगर कंपनी से पे कर रही है, तो देखो, जब भी आपने प्रोपोज्ड डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड पे किया होगा बच्चों, तो इसका इफेक्ट हमें क्या करना होगा, इसका इफेक्ट आपको क्या करना है, जब भी आपने प्रोपोज्ड डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड पे किया है, तो आपको इसे क्या करना है, एक इफेक्ट आपको जाके नेट प्रॉफिट में आपको ऐड करना है,
और दूसरा इफेक्ट आपको जाके फाइनेंसिंग से लेस कर देना है, राइट। याद है बच्चों, हम लोग नेट प्रॉफिट से ऐड करने क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो वहां पे सारे अप्रोप्रिएशन ऑफ आइटम को हम लोग ऐड करते हैं। अंडरस्टूड है ना? तो अब यहां पे हमारा अगर प्रोपोज्ड डिविडेंड पेड है तो हम लोग मानेंगे कि हमारा प्रोपोज्ड डिविडेंड इस साल हमने इतना अप्रोप्रिएशन में डाला होगा, तो हमारा नेट प्रॉफिट घटा है तो उसे वापस नेट प्रॉफिट में जाके क्या करना है? ऐड बैक कर देना है। और वापस ये आपने पे किया है तो ये आपके शेयर से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। तो जब भी कोई पेमेंट आपके शेयर्स, डिवेंचर्स और लोन से रिलेटेड हो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, तो जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप इसको लेस कर दोगे। आई होप एवरी तक यहां तक सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर ये बोलना। अब हम लोग आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, ये आपके सब में आने ही वाला है, ये रहेगा ही रहेगा, कुछ हो या ना हो, बट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैश फ्लो के सब में, हर सब में ये आपको मिलेगा, राइट। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसका? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में। ओके, चलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे बच्चे, यहां पे कुछ केसेस हैं जिसे हमें जानने की जरूरत है। एडजस्टमेंट नंबर 7 में आते हैं हम लोग बच्चा। नंबर 7 में मैंने कहा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यहां पे हम लोग लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के 3 केसेस हैं, इन तीनों केसेस को हमें पढ़ना होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के कितने केसेस हैं? 3 केसेस हैं। तो यहां पे हम लोग इसको केस बनाकर ही लिखते हैं। क्वेश्चन में भी आपके 3 केसेस में से कोई एक केसेस आएगा बच्चों, राइट। यहां पे हम लोग लिखेंगे केस 1, ये आपका हो गया केस 2 और ये हो गया आपका केस 3। 3 केसेस हैं जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अंदर में हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा ये हम देखते हैं, देन विल सी द सेकंड केस। पहले केस में बच्चा क्या होगा? आपका पहला केस जो रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन इन बैलेंस शीट ओनली। सिर्फ आपको यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट के अंदर में दिखेगा। मतलब यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का देगा। अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी चीजें नहीं होंगी, राइट। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? दूसरा जो केसेस है वो दिया रहेगा आपको गिवन इन ओनली अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट आप बोल सकते हो। आपको यहां पे जो दिया रहेगा ये आपको या तो अदर इंफॉर्मेशन के अंदर में दिया रहेगा या तो एडजस्टमेंट बोल सकते हो आप। तो ये सेकंड केसेस हो गया। और थर्ड केस जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पे बेटा रहेगा आपका क्या? गिवन इन बैलेंस शीट एंड अदर इंफॉर्मेशन। मतलब यहां पे आपको दोनों जगह मिलेंगे। तो 3 सिचुएशन आप देख सकते हो। यहां पे हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट सिचुएशन जो आपका है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन इन बैलेंस शीट ओनली, और यहां पे ओनली जो दिया रहेगा आपको लास्ट ईयर का फिगर दिया रहेगा और करंट ईयर का फिगर आपको दिया रहेगा। अंडरस्टूड? सेकंड केस हमारा जो है ओनली अदर इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, मतलब बैलेंस शीट में आपके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं किए रहेंगे। और तीसरा जो हमारा केस है जहां पे बैलेंस शीट में भी रहेगा और कुछ उसके एडजस्टमेंट अदर इंफॉर्मेशन में भी बताए हुए रहेंगे। अंडरस्टूड? ये 3 केसेस हैं। आपको इन तीनों केसेस में से एक केसेस आपको याद रखना है। अब देखो बच्चों, अगर आपको पहला केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करें, जैसा मैंने कहा कि यहां पे लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन और करंट ईयर का इंफॉर्मेशन दिया रहता है बैलेंस शीट के अंदर में, जिसको लास्ट ईयर मतलब हम लोग ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं और करंट ईयर जिसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस एक तरह से बोल सकते हैं।
तो मतलब जो इस साल के स्टार्टिंग में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन उसको ओपनिंग कहा जाएगा, जो एंड ऑफ द पीरियड है, एंड ऑफ द ईयर है, उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर में बोलेंगे। नाउ सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, जो आपके लास्ट ईयर के फिगर रहेंगे ना बच्चा, लास्ट ईयर का जो फिगर है आप इसे जाओगे और इसे जाके ऑपरेटिंग के अंदर में माइनस कर देना और लिखना इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, क्योंकि हम लोग ये मानेंगे कि जो लास्ट ईयर का प्रोविजन था टैक्सेशन का इस साल पेड हुआ है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेड बोल के ऑपरेटिंग में जाओगे आप, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे में वहां पे इनकम टैक्स पेड होगा, वहां पे जाके आपको इसको माइनस कर देना है। अंडरस्टूड? ये हमारा लास्ट ईयर वाला जो फिगर होगा। और जो करंट ईयर का फिगर होगा बच्चों, ये हमारा प्रोविजन हमने इस साल बनाया है टैक्सेशन का, तो वो हमारा पीएल में डाला होगा हमने, जिसकी वजह से हमारे नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुए होंगे। तो जो इस साल के एंड का फिगर होगा आप उसे जाओगे नेट प्रॉफिट के अंदर में और इसे ऐड कर दोगे। अंडरस्टूड है ना? और यहां पे इसको लिखोगे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर करंट ईयर। तो यहां पे आपके दो इफेक्ट हो गए। आपको समझ में आया इसके साथ क्या करना है बच्चों? तो आपके अगर लास्ट ईयर के फिगर और करंट ईयर के फिगर बैलेंस शीट के अंदर में ही दिए हुए हैं और कहीं पर नहीं दिया रहेगा, तो हमें क्या करना है, जो लास्ट ईयर का फिगर हमारा क्या बेटा, ओपनिंग बैलेंस है, और जो इस साल का करंट ईयर फिगर जो है वो क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। तो सीधा आप क्या करोगे, कुछ नहीं सोचना, जो लास्ट ईयर का फिगर है वो समझ लो आप इनकम टैक्स पेड हो रहा है, तो आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में जाके इनकम टैक्स पेड बोल के माइनस करोगे, राइट। और जो हमारा इस साल के एंड का फिगर है उसे हम मानेंगे हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने इस साल क्रिएट किया है, तो इससे हमने पीएल में डाला होगा, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट डिक्रीज हुई होगी। तो इसे हम लोग जाएंगे नेट प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर करंट ईयर बोल के ऐड कर देंगे। यहां तक बच्चों सबको क्लियर आया है? नाउ अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आता है हमारा केस 2। किसमें आना है बच्चों, हम लोग को केस 2 में आना है। नाउ लेट्स मूव टू द केस 2। केस 2 में हमने क्या कहा, गिवन इन अदर इंफॉर्मेशन, या एडजस्टमेंट के अंदर में ही दिया रहेगा और कहीं पे नहीं दिया रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहां पे एग्जांपल के तौर पे लें, इस तरह से आपको मेंशन किया है एग्जांपल, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड ₹6,000 हमने यहां पे लिया, राइट। अब यहां पे देखो इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है और इस साल का क्या प्रोविजन है हमने नहीं बनाया। अंडरस्टूड है ना? तो हम लोग यहां पे ये एज्यूम करेंगे बच्चा कि हमारा सेम अमाउंट से हमने जितना अमाउंट हमने इस साल पे किया है, सेम अमाउंट से हमने इस साल प्रोविजन भी बनाया होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो 6,000 रुपए आपको दिख रहा है इसके भी दो इफेक्ट करने हैं। आप नेक्स्ट पहला क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में जाओगे और यही 6,000 रुपए आप ऐड करोगे और लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, एक ये इफेक्ट करोगे। और फिर आपने सेम अमाउंट पे भी किया है तो आप इसे जाओगे बच्चा ऑपरेटिंग के अंदर में, आप इसे इनकम टैक्स पेड बोल के, इनकम टैक्स पेड बोल के आप सीधा इसे माइनस कर दोगे, कितने रुपए, 6,000 रुपए। आई होप यहां तक क्लियर आया कि क्या इफेक्ट इसका करना बेटा, पूरा क्लियर है। नाउ अब आते हैं हम लोग किसमें, थर्ड केस में। अब थर्ड केस में जो हम लोगों ने कहा कि यहां पे आपको बैलेंस शीट में भी फिगर दिखेगा और दूसरा कहां दिखेगा, अदर इंफॉर्मेशन में दिखेगा, राइट। तो हम लोग तो क्या करते हैं, चलो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझाने में क्लियर हो। जैसे मान लो यहां पे आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, क्वेश्चन में भी इसी तरह दी रहेगी बच्चों। मान लो एक आपको बैलेंस शीट इसी तरह से दी हुई है, ओके। अब ये आपको मान लो यहां पे हमने डेट इस तरह से दे दिया, मान लो यहां पे डेट दिया है 31 मार्च 23, यहां पे दे दिया 31 मार्च 24। तो जैसे आपको दिख रहा है 31 मार्च 23 बच्चा और यहां पे दिख रहा है 31 मार्च 24, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया इस साल का एंड ये आपका हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अंडरस्टूड है ना? तो मतलब इस साल के स्टार्टिंग में आपके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने के थे बैलेंस, ये आप देखो यहां पे। तो यहां पे आपके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो अमाउंट था बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपने 10,000 रुपया था बच्चा और क्लोजिंग में आपके 12,000 रुपए हैं। अंडरस्टूड ना? और इसी तरह से अदर इंफॉर्मेशन में भी आपको कुछ दिया रहेगा,
तो अदर इंफॉर्मेशन में मान लो आपको दिया हुआ है इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड ₹8,000। मान लो इनकम टैक्स पेड ₹8,000 आपको दिया हुआ है। तो दो इफेक्ट आपको दिख रहे हैं ना, दो जगह आपका दिया हुआ है। ये मैंने क्या कहा है, हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया ना बच्चों, इसको ध्यान से देखना। हमने क्या बोला, गिवन इन बैलेंस शीट होगा। तो यहाँ पे देखो आपको बैलेंस शीट के अंदर में दिखा कि नहीं दिखा, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। और अदर इंफॉर्मेशन में भी आपको दिया है ना, तो दो जगह आपको ये दिखे। तो ये जो तीन केसेस हम लोग देख रहे हैं ना बच्चा, प्रोविजन और टैक्सेशन, इन तीनों केसेस में से कोई भी एक केसेस तुम्हारे एग्जाम में हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से अच्छे से समझ लेना। समझ में कि नहीं है? तो अब यहां पे इसको हमको क्या करना है, जब भी इस तरह का आपको दिखे, थर्ड केस आपको अगर दिखे, तो बेटा कुछ नहीं करना, आप एक काम करना, सीधा एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट खोल लेना। जस्ट ओपन अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। एक छोटा सा हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट खोल लेंगे इस तरह से, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट हम लोगों ने खोला। अब इसके देखो यहां पे मैंने क्या कहा बच्चों, जो आपके यहां पे दिए 31 मार्च 23 को, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कौन सा बैलेंस होता है बच्चा, डेबिट या क्रेडिट? ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस अगर है तो ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। तो अगर तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस हम यहां पे लिखेंगे, और ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ओपनिंग में कितना अमाउंट डाला हमने, 10,000 रुपए, राइट बच्चों। उसी तरह से क्लोजिंग जो दिया रहेगा उसे हम यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और क्लोजिंग कितना डाल दिया हमने, 12,000 रुपए। तो इस तरह से हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमने बिठा दिया। उसके बाद देखो अदर इंफॉर्मेशन में बोला है इनकम टैक्स पेड ₹8,000। तो जब आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो बच्चा, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे आप जाओगे बैंक में, और बैंक में जाके यहां पे आप लिखोगे 8,000 रुपीज। क्लियर हुआ? तो जो भी आपने पे किया है उसे लिखोगे टू बैंक, और 8,000 रुपया वहां पे बिठा दोगे। अब ये करने के बाद बच्चा हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो जब आप बैलेंस करोगे तो ये आपके 20,000 रुपए आएंगे, यहां पे भी आपके 20,000 आए, और इसको आपने बैलेंस किया। जब आप इसको बैलेंस करो बच्चे, तो बैलेंस करके कितना आया, 10,000 रुपए ना। इसे आप मान लो ये आपका करंट ईयर है, तो आपने इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डाला होगा, राइट। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डाला, तो दिस इज योर करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये आपका क्या है, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये आपने करंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएट किया है। अंडरस्टूड और नॉट? तो जब ये आपने करंट ईयर में किया है बच्चों, तो ये आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएल में गया होगा, जिसकी वजह से आपकी नेट प्रॉफिट क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। यस और नो? तो इसका इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी इट। इसके इफेक्ट क्या होंगे, इसको जो इफेक्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट। ये देखो बच्चा, आप यहां पे जो पे कर रहे हैं, यू आर पेइंग टू बैंक, राइट। तो ये आपने टैक्स पे किया है कि नहीं पे किया है, यस और नो? और यहां पे आप देख रहे हो कि हमारा पीएल में कितना इफेक्ट आया है, 10,000 आया कि नहीं आया। तो इसका इफेक्ट देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ये जो आपने किया है इसका जो इफेक्ट है, ये हमारा करंट ईयर का प्रोविजन है। तो सबसे पहले हम जाएंगे नेट प्रॉफिट में, और ये नेट प्रॉफिट में जाके हम लोग 10,000 रुपया प्रोविजन, 10,000 रुपया इसे हम ऐड कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोल के हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट के अंदर में ऐड कर देना है। ठीक है ना? पहला इफेक्ट हमारा हो गया। दूसरा इफेक्ट हमने क्या किया है, इनकम टैक्स पे किया है ना बच्चों, यस और नो? तो इनकम टैक्स हमने अगर पे किया है, तो दूसरा इफेक्ट होगा हमारा फाइनेंसिंग में आप जाओगे, राइट। सॉरी, फाइनेंसिंग में नहीं, इनकम टैक्स पे किया है ना आपने, सॉरी। तो इनकम टैक्स जाओगे, तो इनकम टैक्स में आप जाके ऑपरेटिंग में, याद है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे में हम लोग लिखते हैं इनकम टैक्स पेड ना बच्चा। तो आप इसे इनकम टैक्स पेड में कितने रुपए माइनस करोगे, आपने कितने पे किए बताओ, 8,000 रुपए। तो यहां पे आप लिखोगे 8,000 रुपीज, और 8,000 रुपए को आप इनकम टैक्स पेड बोल के माइनस कर दोगे, इनकम टैक्स पेड बोल के यहां पे आपको माइनस कर देने हैं। तो समझ में इसका क्या इफेक्ट हुआ। तो जब आपको बैलेंस शीट के अंदर में दिया हो, तो इस साल के ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा बच्चों, और अदर इंफॉर्मेशन में जैसे बोला है इनकम टैक्स पेड 8,000,
अच्छा, और एक चीज याद रखना है जो मैं बता दे रहा हूं, कभी कभी यहां पे क्या होगा, इनकम टैक्स नहीं बोल के ये भी बोल सकता है अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम टैक्स फॉर करेंट ईयर, यहां पे इस तरह से 10,000 बोल देगा, समझ में, नहीं इस तरह से भी बोल सकता है। ये भी मैं अगर बताऊं तो कैसे करोगे, ये भी मैं बता दे रहा हूं, एक बार ध्यान देख लो। अगर बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरह बोल दिया, जैसे यहां पे आपको दिया है ना इनकम टैक्स पेड 8,000 रुपीज, ठीक है ना, तो यहां पे इनकम टैक्स केस 2 इसी के अंदर में देख लो, केस बी मैं बोल दे रहा हूं, अगर यहां पे अदर इंफॉर्मेशन में बच्चा ये बोल दिया, ठीक है ना, क्या बोलेगा ये, जो जैसे यहां पे आपको इनकम टैक्स में क्या बोला था, इनकम टैक्स पेड 8,000 दिया था ना, तो यहां पे आपको बोल देगा प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करेंट ईयर ₹10,000 ऐसे करके बोल देगा, समझ में नहीं है, यहां पे इनकम टैक्स पेड नहीं दिया है, तो यहां पे भी सेम चीज करना है आप लोगों को, कुछ अलग नहीं करना बच्चों। यहां पे आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाओगे, राइट, यहां पे सेम बनाओगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट खोला हमने, ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिया हुआ है यहां पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है आपका 10,000 रुपए, तो यहां पे आप 10,000 बिठाओगे, क्लोजिंग में बोला है टू बैलेंस कैरी डाउन, और कितना है क्लोजिंग का 12,000, तो आप यहां पे 12,000 रुपए बिठा दोगे, राइट। अब यहां पे देखो, पिछले केस में ऊपर में जब हमने देखा तो ऊपर में क्या दिया था बेटा, आपको इनकम टैक्स पेड दे दिया था, बट यहां पे क्या बोला है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर करंट ईयर 10,000 रुपीज, मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स पेड नहीं दिया है, तो हमारा यहाँ पे जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 है ना, तो आप यहाँ पे जाओगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, और यहाँ पे ये 10,000 रुपए लिख दोगे, बिकॉज दिस इज योर करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे, तो जैसे आप बैलेंस करोगे, यहाँ पे आपने 20,000 लिखा, यहाँ पे आपने 20,000 लिखा, यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर आया, और ये आपका हो जाएगा टू बैंक, एंड दिस इज योर इनकम टैक्स पेड, तो यही आपका बच्चा क्या हो गया, इनकम टैक्स पेड, जो कि इनकम टैक्स पेड मतलब क्या सीखा आपने, पिछले सब में, पिछला केसेस में इनकम टैक्स पेड दिया हुआ था, तो हमने टैक्सेशन का वैल्यू कैलकुलेट किया था, राइट, लेकिन अभी क्या हुआ है, हमारा करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे दिया है, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, इनकम टैक्स पेड आ गया, अंडरस्टूड और नॉट। तो इसके नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, देख लो बच्चा, एकदम सेम जो चीज ऊपर में हुआ था, ये जो इनकम टैक्स पेड हुआ है, आपको जाके ऑपरेटिंग में क्या कर देना है, इनकम टैक्स पेड माइनस कर देना है, और ये जो दूसरे इफेक्ट हैं, इसको आपको जाके क्या करना है बच्चा, नेट प्रॉफिट में जाके प्रोविजन फॉर टैक्स बोल के ऐड कर देना है। क्लियर हुआ एवरीबॉडी? आई होप यहां तक बच्चों सबको क्लियर हुआ, यस और नो? नाउ चलो अब हम लोग आते हैं आगे, सही में बच्चा, इसको ध्यान देते हैं, नेक्स्ट केस में हम लोग आते हैं, ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 7 था, अब हम लोग आते हैं 8 में, तो यहां तक सबको क्लियर है, आई होप कि सबको क्लियर हो बच्चों। ये जितना भी चीजें जो हम लोग केसेस यहां पे कर रहे हैं, तो मेक श्योर ये सारे केसेस आप नोट डाउन जरूर करना, और नोट डाउन करने के बाद कॉपी में आप नोट डाउन के इसको पूरे केसेस को एकदम अच्छे से करोगे, तो इसके अंदर ही सारे एडजस्टमेंट तुम्हारे आने वाले हैं, इसके बाहर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट केस में चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट केस है जो बच्चा हमारा, ध्यान देना इसको, ओके, अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 8 में। ओके, नाउ वी कम टू एडजस्टमेंट नंबर 8, इसको भी ध्यान देना बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 8, अगर हम लोग बोले डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पेड, proposed dividend paid, अगर ये हमें दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, राइट, इस तरह से दिया हुआ है, proposed dividend, अब मान लो आपको दिया किस तरह से, ये वाला देख लो बच्चों, आपको जैसे proposed dividend यहां पे दिया हुआ, गिवन कैसे, ये देख लो पहले, ये हमारा है 31 मार्च 23, और ये हमारा है 31 मार्च 24, और ये आपको दिए कहां पे है, बैलेंस शीट के अंदर में,
बैलेंस शीट के अंदर में दिया हुआ है, दो डेट होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बोल सकते हो, या हमें 2 साल का क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है बच्चा वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, और जो करंट ईयर का क्लोजिंग होता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है। हमेशा याद रखना, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस और करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा, तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारा करंट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, और जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा क्लोजिंग बन जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में इस तरह से प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, जैसे यहां पे हमने देखा लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ बच्चों, और प्रपोज डिविडेंड मान लो यहां पे आपको 10,000 दिया है और यहां पे आपको दिया है 12,000 रुपए, राइट। तो एक सिंपल तरीका याद रखना बच्चों, हमें जो इस साल के क्लोजिंग में प्रपोज डिविडेंड दिया है उसका कुछ नहीं करना, समझ में आ गया? उसको कुछ नहीं करना, राइट। जो हमारा इस साल के ओपनिंग बैलेंस में प्रपोज डिविडेंड दिया होगा उसे हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि देखो बच्चों हमेशा हम लोग जो डिविडेंड पे करते हैं लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे करते हैं, समझ में कि नहीं है? तो कंपनी लास्ट में कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये 10,000 रुपए का डिविडेंड हमें इस साल माना जाएगा और उसे कंपनी पे करेगी, राइट। तो ये जो प्रपोज डिविडेंड हमारा इस साल के ओपनिंग में होगा उसे आपको लेके जाना है नेट प्रॉफिट में, और नेट प्रॉफिट में बच्चा आपको ऐड कर देना है प्रपोज डिविडेंड बोल के, प्रपोज डिविडेंड बोल के, राइट। और दूसरा जो होगा बेटा, फाइनेंसिंग में आप जाओगे और फाइनेंसिंग में जाके इसे लेस करना है और लिखोगे डिविडेंड पेड बोल के, डिविडेंड पेड। यहां तक भी आपको समझ में आया? क्लियर है बेटा? तो आपको यहां पे क्या करना है, अगर प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो क्लोजिंग फिगर से हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे ओपनिंग फिगर है उसी को हमें जाके नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करना होगा, और दूसरा फाइनेंसिंग में जाके डिविडेंड पेड बोल के इसे माइनस करना है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? अब आते हैं हम लोग इंटरिम डिविडेंड में, एडजस्टमेंट नंबर 9 में। यहां तक सबको क्लियर है? नंबर 9 में हम लोग जो बात कर रहे हैं इंटरिम डिविडेंड, बात कर रहे हैं बेटा इंटरिम डिविडेंड, ये आपको यहां पे दिख रहा है, और ये नॉर्मली आपको अदर इंफॉर्मेशन में ही इंटरिम डिविडेंड दिया रहेगा। इसकी क्या इफेक्ट करने हैं, इसे भी आपको सेम क्या करना है बच्चों, नेट प्रॉफिट में जाके ऐड करना है, और दूसरा फाइनेंसिंग में जाके आपको इसको लेस करना है, समझ में कि नहीं है? तो सीधा ही आप क्या करो, जैसे प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट कर रहे थे सेम ट्रीटमेंट हम इंटरिम डिविडेंड का भी करेंगे, और नेट प्रॉफिट के अंदर में जाके बच्चा इसे ऐड कर देना है, राइट, और फाइनेंसिंग में जाके इंटरिम डिविडेंड पेड बोल के इसे आपको माइनस कर देना है। यहां तक सबको समझ में आया बच्चों? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 10, एडजस्टमेंट नंबर 10। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें दो तरीके से दिया हो सकता है बेटा, यहां पे देख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होगा गिवन इन बैलेंस शीट, गिवन इन बैलेंस शीट के अंदर में दिया होगा या अदर इंफॉर्मेशन में दिया होगा, राइट। अगर अदर इंफॉर्मेशन में दिया है तो ध्यान में देना, अगर बैलेंस शीट के अंदर में दिया है तो नॉर्मली आपके क्या होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे प्रीमियम, और जब भी आपका प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है ये आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है। कब रिसीव हुआ होगा, कंपनी ने जब भी, इंक्रीज कब होता है आपका प्रीमियम, जब आप कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो उस वक्त कंपनी को क्या होता है, प्रीमियम रिसीव होता है, अंडरस्टूड है ना। और शेयर जब इशू करती है तो शेयर किससे रिलेटेड है बेटा, फाइनेंसिंग से या इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से। तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में जाना चाहिए ना। और ये आपके पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब पैसे आपके बिजनेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको जाके बेटा इसको फाइनेंसिंग में आपको ऐड कर देना है, समझ में कि नहीं है। अगर आपकी अदर इंफॉर्मेशन में दिए हैं तो इसका दो इफेक्ट, यहां पे क्या करोगे, अगर आप क्या करोगे फाइनेंसिंग बना रहे हो ना, तो फाइनेंसिंग में जाओगे बच्चा, जैसे हमने वहां पे किया था, फाइनेंसिंग में जाके यहां पे ऐड कर दोगे, और ऑपरेटिंग में
यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑपरेटिंग में इसलिए माइनस हो जाएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने पीएल में क्रेडिट समझ के, इनकम समझ के लिया होगा, तो इसीलिए हमें उसे माइनस करना होगा और फाइनेंसिंग में जाके ऐड बैक करना होगा। आया समझ में बच्चों यहां तक? तो सिक्योरिटी प्रीमियम तक सबको क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट केस में, नंबर 10 हो गया, यहां तक क्लियर है? ओके, कोई डाउट नहीं है बच्चों? चलिए अब आते हैं नंबर 11 में। केस नंबर 11, केस नंबर 11 में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसको देखो बच्चा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसका मतलब क्या है? कंपनी जब अपने डिवेंचर को रिडीम कर रही है और उस वक्त कंपनी उसके ऊपर प्रीमियम देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। समझ में नहीं है बच्चों? जैसे मान लो आपने कंपनी के पास कंपनी ने डिवेंचर इश्यू किया था 1 लाख रुपए का, तो ये डिवेंचर क्या हो गया? 1 लाख रुपए इसके नॉमिनल वैल्यू हो गया ना। कंपनी ने जो डिवेंचर इश्यू किया था बेटा कितना था? 1 लाख रुपए, तो ये उसके नॉमिनल वैल्यू हो गया, राइट। कंपनी अपने शेयर होल्डर के जब पैसे रिटर्न कर रही है, तो मान लो कंपनी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है, तो ये हो गया प्रीमियम। क्या हो गया बच्चा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो बताओ कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को दे कितना रही है? एक तरह से 1,10,000 रुपए दे रही, नहीं दे रही है? तो व्हेन कंपनी रिडीमिंग बैक द डिवेंचर्स ऑफ द शेयर होल्डर, डिवेंचर ऑफ द डिवेंचर होल्डर विद द प्रीमियम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर विद प्रीमियम। समझ में नहीं है? अब यहां पे देखो, इसको हम लोग एग्जांपल लिए हैं, तो एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? लेट्स सॉल्व विद द एग्जांपल। सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे दिया प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना? और ये यहां पे हम लोग नॉर्मली अदर इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा, राइट है? तो जैसे यहां पे एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये बैलेंस शीट है आपके पास, इसका एक बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं। मान लो ये 2023 है और ये 24, राइट। यहां पे हमने लिखा 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर हमने लिखा, और जिसकी ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग है 70,000 रुपए, राइट। अब इसका मतलब, और अदर इंफॉर्मेशन में क्या बोला वो भी देख लेते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में बोला है बेटा, डिवेंचर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, डिवेंचर redeem at premium of 10%। इसका मतलब है कंपनी जितने का भी डिवेंचर रिडीम कर रही है बेटा, उसके ऊपर 10% प्रीमियम देने वाली है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? क्लियर बच्चों? अब देखो, सबसे पहले हमें जो जानना है, हम लोग जानना है कि ये जो डिवेंचर कंपनी रिडीम कितना कर रही है, डिवेंचर कितना रिडीम कर रही है, यस और नो? तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें ये जानने की जरूरत है कि डिवेंचर कंपनी रिडीम कितना कर रही है। तो यहां पे लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम, यस और नो? अब मुझे बताओ कि आपको यहां पे ओपनिंग बैलेंस में डिवेंचर दिख रहा है कितना? 1 लाख का। क्लोजिंग में कितना दिख रहा है? 70,000 का। इसका मतलब है डिवेंचर आपका डिक्रीज हो रहा है, राइट। और डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी डिवेंचर को रिडीम कर रही है, राइट। तो यहां पे कितने का नॉमिनल वैल्यू है जो कंपनी डिवेंचर रिडीम कर रही है? देखो, जो 1 लाख का डिवेंचर हमारे पास ओपनिंग में था, क्लोजिंग में हमारे पास बच गया 70,000। इसका मतलब है कंपनी ने कितने का डिवेंचर रिडीम किया है? 30,000 रुपए का। अंडरस्टूड? अब ये जो कंपनी 30,000 के डिवेंचर रिडीम कर रही है बच्चों, तो कंपनी इसके ऊपर क्या करेगी? प्रीमियम देगी। तो यहां पे हम निकालेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब आपको मालूम है, हमेशा डिवेंचर जब भी प्रीमियम दिया जाएगा कंपनी देगी, तो कंपनी हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही प्रीमियम देती है। जितने नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर कंपनी रिडीम कर रही है, उसके ऊपर प्रीमियम पे करेगी। अब यहां पे देखो बच्चों, कंपनी के पास कितने परसेंट कंपनी प्रीमियम दे रही है? 10% दे रही है। तो यहां पे आप जब निकालोगे, तो 10% प्रीमियम जब निकालोगे, तो ये आएगा 10% ऑफ 30,000 रुपीज, राइट। तो आपका जो प्रीमियम आया, कितने रुपए आ गए बच्चा? 3,000 रुपए कंपनी यहां पे रिडीम कर रही है। अंडरस्टूड ना?
क्लियर बच्चों? तो यहां पे कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को 3000 रुपए प्रीमियम दे रही है। अंडरस्टूड है ना? क्लियर? तो ये जो प्रीमियम आप यहां पे देख रहे हो बच्चों, प्रीमियम का क्या इफेक्ट करना है वो हमें सीखना है। अंडरस्टूड है ना? तो प्रीमियम का इफेक्ट क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। तो कंपनी ने ये जो 3000 रुपया प्रीमियम दिया है ना, इसका इफेक्ट हमें क्या करना है, इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो हमें जाके नेट प्रॉफिट में एड बैक कर देना है 3000 रुपए, और दूसरा इफेक्ट होगा क्योंकि फाइनेंसिंग में जाना है और 3000 रुपए हमें माइनस कर देने हैं। अंडरस्टूड ना? क्यों? क्योंकि देखो बच्चा, ये जो हमने प्रीमियम और रिडेम्पशन डिवेंचर लिया है तो उसे हमने पीएल में डाला होगा, तो जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, तो वापस हमें नेट प्रॉफिट को ऐड करना होगा। और दूसरा इफेक्ट हमारा ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है ना, प्रीमियम हम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैश आउटफ्लो हो रहा है ना, तो इसीलिए हमें ये 3000 रुपया जो प्रीमियम और रिडेम्पशन डिवेंचर है उसको 3000 रुपया माइनस कर देना है। अंडरस्टूड है ना बच्चों? क्लियर? और उसके साथ साथ अगर बोलोगे कि सर ये डिवेंचर जो रिडीम किया उसको क्या करना है, तो ऑब्वियसली ये भी जब जाओगे 3000 रुपए यहाँ पे जो आपने पे किया है, इसे भी जाके फाइनेंसिंग में आप जाके इसे भी लेस कर दोगे। कितने रुपए? हाउ मच यू गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इन द फाइनेंसिंग फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन? 30,000। ऐसे लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहां तक सबको क्लियर हो गया बच्चा? तो इसका क्या नेट इफेक्ट हुआ ये यहां तक मालूम है? पूरा डाउट क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 12। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 12 में। ओके बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 12 में आते हैं। अगर मान लो यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिफंड के बारे में, इनकम टैक्स रिफंड, बहुत बार सब में अगर ये इनकम टैक्स रिफंड बोल के दिया तो इसका हमें क्या इफेक्ट होगा, इसे कैसे दिखाएंगे कैश फ्लो के अंदर में, वो हमें देखना है। राइट? अब देखो बच्चों, इसके लिए करना क्या है, एक सिंपल चीज देखो, एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो प्रोविजंस ऑफ फॉर टैक्स मेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां पे हमने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें मालूम है हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर कितना बनाया बच्चा, तो हमने बनाया 28,000। तो यहां पे हमने लिखा 28,000। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड मान लो लिखा हमने रुपीज 17,000, और यहां पे इनकम टैक्स रिफंड मान लो आपका 10,000 है, तो यहां पे लिखा हम लोगों ने इनकम टैक्स रिफंड रुपीज 10,000। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, ये जो इनकम टैक्स रिफंड है इसका डायरेक्ट कोई एंट्री कैश फ्लो के अंदर में नहीं करना है, राइट? बट इसके वजह से इफेक्ट क्या होगा वो हमें जानना है। तो लेट्स सी दैट। सीधा आप क्या करोगे, अब हमें मालूम है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा करंट ईयर में कितना है बच्चा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने कितना इस साल बनाया है, 28,000 बनाया है। आप क्या करना, जो हमने इनकम टैक्स रिफंड है ना 10,000 उससे माइनस कर दोगे। अब माइनस करने के बाद आपका कितना है बच्चा, 18,000 रुपए यहां पे आ गए। उसी तरह से आपने इनकम टैक्स पे क्या किया है, इनकम टैक्स पेड, तो इनकम टैक्स पेड आपने कितने किए हैं बेटा, आपने इनकम टैक्स पे किया है 17,000 रुपए, उसमें से भी 10,000 आप माइनस कर दोगे तो आया कितना, 7,000 रुपीज ना। क्लियर है यहां तक? अब आपको मालूम है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो दिया होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट से जाके ऐड करते हैं ना, तो ये वाला अमाउंट जो आपका 8,000 रुपीज यहां पे आपको दिख रहा है, इसे ही जाना है नेट प्रॉफिट के साथ ऐड कर देना है। समझ में? और आप इनकम टैक्स पेड जो है बेटा आपने 7,000 रुपया पे किया है ना, इसे आप जाते हो ना ऑपरेटिंग में जाके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे में लेस इनकम टैक्स पेड बोल के माइनस करते हो, तो इसे आप इसे माइनस कर देना। क्लियर है? तो यही आपके इफेक्ट होंगे इनकम टैक्स रिफंड के, और इसके कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होंगे। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है?
अब आ जाते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 13 में, ठीक है ना। यहां तक तो सबको क्लियर है ना। एडजस्टमेंट नंबर 13, ओके। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ। आई होप कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी एडजस्टमेंट हम लोग यहां पे कर रहे हैं, आपको एक एक एडजस्टमेंट को अच्छे से सीख लेना है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 13 में, ओके। 13 में आते हैं। यहां पे मान लो दिया हुआ है इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट करते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर, यहां पे देख लो बच्चा, इश्यू ऑफ डिवेंचर हमने देखा। अब मान लो यहां पे 6% डिवेंचर 1423, यहां पे एक बैलेंस शीट बना देते हैं। मान लो इस तरह से आपने एक बैलेंस शीट बना दी है बच्चा। ये आपकी बैलेंस शीट है। यहां पे लिखा हुआ 1423, ये आपका लिखा हुआ 31 मार्च 24। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, सभी को पता है ना। और ये आपके हो गए क्लोजिंग बैलेंस। क्या हो गए? क्लोजिंग हो गया ना, यस और नो? बोलो बच्चा, क्लोजिंग हो गया। अब यहां पे ओपनिंग में जाओगे, आपने यहां पे मान लो लिखा 6% डिवेंचर, 6% आपने डिवेंचर यहां पे लिखा। और ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। आपने यहां पे 5 लाख बैठा दिया और यहां पे आपने बैठाया 6 लाख रुपए, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस आपने 5 लाख बैठाया, क्लोजिंग आपने 6 लाख बैठाया। अब इसके अंदर में हम लोग कुछ केसेस देखेंगे। यहां पे लिखते हैं केसेस। केस 1, पहला केस क्या बोल रहा है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर इज नॉट गिवन। यहां पे पहला केस क्या है बच्चा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर नॉट गिवन। दूसरा केस क्या है? डिवेंचर इश्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईयर। तीसरा केस क्या है बच्चा? डिवेंचर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। डिवेंचर इशूड एट द एंड ऑफ ईयर। चौथा केस हम लोग देख रहे हैं, डिवेंचर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। डिवेंचर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2023। मतलब यहां पे हम लोग यहां पे कितने केसेस देख रहे हैं बच्चा? यहां पे 4 केसेस देख रहे हैं। हाउ मेनी केसेस? 4 केसेस हम लोग यहां पे देख रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला हमको ये जानना है कि हमारा डिवेंचर इश्यू कितना हुआ है। अब देखो बेटा, आपके स्टार्टिंग में डिवेंचर का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 5 लाख। क्लोजिंग में कितना दिया है डिवेंचर का वैल्यू बेटा? 6 लाख, है ना। तो बताओ हमारे डिवेंचर इश्यू कितने हुए हैं? कितने हुए हैं? 1 लाख रुपए। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं डिवेंचर इशू। डिवेंचर इशूड कितना दिया बेटा आपका? 6 लाख माइनस 5 लाख रुपीज 1 लाख। आपको यहां पे डिवेंचर इशू कितना दिखा बेटा? 1 लाख रुपीज का कंपनी ने इस साल डिवेंचर इशू किया है। देखो, बिगिनिंग में 5 लाख थे, क्लोजिंग में 6 लाख हो गए, तो इशू यहां पे आपका कितना हो गया? 1 लाख हो गया। अब आते हैं हम लोग केसेस में। केस 1 के बारे में बात करें तो जो केस 1 था, केस 1 में आपको क्या था बच्चा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर नहीं दिया हुआ था, राइट। डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर वाज नॉट गिवन। तो यहां पे आप क्या करोगे ना, जब डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर
नॉट गिवन, नॉट गिवन मतलब ये कंपनी ने जो फर्दर डिवेंचर इशू किया है कौन से डेट में किया है नहीं मालूम है। आपका डिवेंचर 5 लाख था, 6 लाख हो गया, तो मतलब 1 लाख का डिवेंचर इशू है, बट कौन से डेट में इशू हुआ है ये नहीं पता है। तो यहां पे जब नहीं पता है तो हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो निकालेंगे बच्चा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो भी आप निकालोगे, मान लो 6% है, ठीक है, इसको 10% कर लेते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो मान लो 10% है, तो 10% ऑफ 1 लाख रुपए आएंगे, है ना। तो 1 लाख आएंगे, कितना रुपया होगा, सॉरी डिवेंचर ने इशू कितना किया है 1 लाख, बट हमारे पास ये मान लेंगे कि हमने इस साल डिवेंचर 1 लाख का इशू किया है। बताओ हमारे पास स्टार्टिंग से कितना था 5 लाख, तो इसका मतलब है 1 लाख का जो डिवेंचर इशू हुआ होगा वो एंड ऑफ द ईयर हुआ होगा, तो इसका मतलब एंड ऑफ द ईयर का डिवेंचर बढ़ाया तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं देना होगा। तो यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट निकालोगे वो 5 लाख के ऊपर ही आप निकालोगे, एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल बी 5000। ऐसा है बच्चा, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का क्या करना है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है जो कि आप देख रहे हो, तो इसको आपको क्या करना है, इसका 2 इफेक्ट करोगे। आप यहां पे जाओगे, एक तो जाके आपको ऑपरेटिंग में ऐड बैक कर देना है, और दूसरा फाइनेंसिंग में जाके इसे लेस कर देना है ना बेटा। क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे किया है, पीएल में राइट ऑफ किया होगा, तो पीएल का नेट प्रॉफिट घटा होगा तो वापस ऐड बैक करना होगा, यस और नो। ऑपरेटिंग में नॉन कैश आइटम के अंदर ऐड बैक करेंगे, और फाइनेंसिंग में जाके इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को लेस कर दोगे। ये वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस में। क्या करते हैं सेकंड केस में? सेकंड केस क्या बोला है, डिवेंचर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो जैसे ही आपको सेकंड केस बोला बेटा डिवेंचर इशू एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो यहां पे देखो केस 2 है। केस 2 में डिवेंचर इशूड एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो आपको यहां पे क्या हुआ, डिवेंचर आपको बता दिया है कि कब इशू हुआ है ना, यस और नो। तो मतलब ये हुआ कि आपके डिवेंचर स्टार्टिंग में पहले से 5 लाख के थे, राइट, और स्टार्टिंग में 1 लाख का और डिवेंचर यूज हो गया। तो बताओ कंपनी के पास टोटल डिवेंचर स्टार्टिंग से कितना हो गया, 6 लाख रुपए का हो गया ना। तो कंपनी जो पूरे 1 साल डिवेंचर यूज कर रही है, पूरे 6 लाख डिवेंचर यूज करेगी, तो जो कंपनी को डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना होगा पूरे 6 लाख पे देना होगा। तो यहां पे जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो यहां पे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और यहां पे बच्चे आप 10% जो लोगे वो 6 लाख के ऊपर आप लोगे, एंड द अमाउंट विल बी 60,000, है ना। और इसके इफेक्ट क्या होंगे, सेम ऑपरेटिंग में जाना है, ऑपरेटिंग में जाके बेटा आप ऐड कर दोगे, और फाइनेंसिंग में जाके आप माइनस कर दोगे। ऐसा में कि नहीं है सेकंड केसेस भी। अब आते हैं हम थर्ड केस में, डिवेंचर इशूड एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब पहला केस हमने क्या सीखा था कि डिवेंचर इशू कब हुआ नहीं दिया है, तो हमने क्या लिया था, क्लोजिंग में लिया था। तो हमने ये मान लिया था कि डिवेंचर इशू कब हुआ, अगर नहीं दिया है तो हम लोग मानेंगे एंड ऑफ द ईयर हमने डिवेंचर इशू किया होगा कंपनी ने। लेकिन यहां पे बोला डिवेंचर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर दे दिया है, तो अगर कंपनी ने डिवेंचर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर किया है, केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3, डिवेंचर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर। इसको भी देख लो बच्चा। जैसे मान लो आपके स्टार्टिंग में, यहां पे देखा आपने, स्टार्टिंग में आपके पास डिवेंचर कितने के थे, 5 लाख के थे, राइट। कंपनी ने क्लोजिंग डेट में जाके न्यू इशू किया, न्यू इशू कितना किया, 1 लाख रुपए का, और कंपनी के पास ओल्ड पहले से डिवेंचर कितने था, 5 लाख रुपए थे। तो कंपनी के पास टोटल डिवेंचर कितने का हो गया, 6 लाख का हो गया। लेकिन कंपनी ने बताओ स्टार्टिंग से लेकर क्लोजिंग डेट तक कितने डिवेंचर को पूरे साल यूज किया है, 5 लाख को यूज किया है बेटा। क्योंकि आपका ये जो 1 लाख वाला डिवेंचर है वो लास्ट डे में इशू है, तो वो इस साल तो यूज ही नहीं हुआ है, तो इसीलिए कंपनी को
5 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट देना होगा। तो यहां पे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10% ऑफ 5 लाख रुपीज। तो यहां पे आप आएगा बेटा 50,000 रुपए। और इफेक्ट तो हमने बताया है क्या करने हैं, सेम इसी तरह से करोगे। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 आया। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 में। एडजस्टमेंट नंबर 4 में आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोल रहा है, डिवेंचर इशूड ऑन 1 अक्टूबर, मान लो इशू हुआ है, तो यहां पे लिखते हैं डिवेंचर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 23 को इशू हुआ है। यहां पे देखना बच्चा, डिवेंचर कब इशू हुआ है, डिवेंचर इशू हुआ है 1 अक्टूबर 2023 को। अब यहां पे इसको देखो, हम लोग एक चार्ट बना के देखते हैं पहले। जैसे मान लो कंपनी का स्टार्टिंग है यहां पे 1 अप्रैल 23, एंडिंग है बच्चा 31 मार्च 24, और जो फर्दर इन्होंने 1 लाख का डिवेंचर इशू किया है, स्टार्टिंग से कितने का डिवेंचर था, 5 लाख रुपीस का था। इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 23 को 1 लाख रुपए का डिवेंचर और इशू कर दिया। तो मतलब 1 अक्टूबर से जब आपका डिवेंचर 1 लाख और इशू हुआ है, पहले से कितना था, 5 लाख था बेटा, तो आपके टोटल डिवेंचर कितने हो गए, 6 लाख रुपए हो गए 1 अक्टूबर तक। यस नो। अब यहां पे आप देखोगे 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर से चेंज हुआ है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने आपने 5 लाख का डिवेंचर यूज किया है, और जो आने वाला 6 महीने थे आपने 6 लाख का डिवेंचर यूज किया है। तो यहां पे जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कैसे करोगे बच्चों, यहां पे आप जब इंटरेस्ट निकालोगे तो पहले 6 महीने 10% के हिसाब से आप 5 लाख के ऊपर निकालोगे, यस और नो, 6/12 करके, फिर नेक्स्ट 6 मंथ 10/100 इंटू 6 लाख पे निकालोगे, और यहां पे हो जाएंगे 6/12। तो ये आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपका आया 25,000 रुपीज 6 महीने का, और ये आपका आ गया कितना रुपया बच्चा, 30,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट आपका डिवेंचर के ऊपर कितना हो गया, 55,000 रुपीज। आया समझ में कि नहीं आया, कैसे कैलकुलेट करना है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसके भी इफेक्ट सेम होंगे। इसे हम जाएंगे, क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में जाके आप कितने रुपए ऐड कर दोगे, 55,000, और फाइनेंसिंग में जाके आप इसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 55,000। तो यहां तक बच्चों आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी इफेक्ट क्लियर हुए, यस और नो, क्लियर है यहां तक बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नाउ एक और चीज बता दे रहे हैं, वर्किंग कैपिटल, जो कभी कभी क्वेश्चन में आपके साथ बोर्ड को लगता है कि खेल करना है तो कर सकता है, इसीलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा एक बार एडजस्ट, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने वापस वहां पे फॉर्मेट में तो सीखा ही था इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंपनी, अगर बोर्ड क्या करता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो किस तरह से चेंज कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो 14 नंबर केसेस है बच्चा, आप सबको पता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। ये हमारा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का, राइट। और हम लोगों ने याद है ऑपरेटिंग में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को वहां पे ऐड और लेस करना सीखा था। लेकिन जब हमें करंट एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे तो हम लोग इंक्रीज डिक्रीज निकाल सकते हैं। लेकिन कभी-कभी क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको बच्चों डायरेक्टली बोल देगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इस तरह से बोल देगा। तो आप बोलोगे सर फॉर्मेट में तो ऐसा कुछ नहीं था, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली, वहां पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी करंट एसेट था, बट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं था। तो इसीलिए बेटा इसको भी आप देख लो कि अगर आपको इसमें से कोई केसेस इस तरह से अगर दे, अगर आपको वहां पे क्वेश्चन में मेंशन कर दे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर आपको देता है, तो आप ऑपरेटिंग में जाके बच्चा इसे माइनस कर देना, राइट। जहां पे इंक्रीज डिक्रीज लिखते थे इसको जाके वहां पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और अगर आपके डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है
डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, तो यहां पे आप ऑपरेटिंग में जाओगे और इसे ऑपरेटिंग में जाके प्लस कर देना। आए समझ में कि नहीं है? तो ये हमें तब यूज करना है इस केस को जब क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको वहां पे मेंशन कर दे कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। समझ में कि नहीं है? क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 15 में। 15 में क्या दिया है बच्चों? अगर आपको क्वेश्चन में डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दे दिया, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दिया है, हमेशा याद रखना बच्चा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जब रहेगा उसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट हमारा नॉर्मली नेट प्रॉफिट से इसे जाके ऐड ही करना होगा। आया समझ में कि नहीं है? उसी तरह से एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो, ये क्लियर हुआ? अगर एडजस्टमेंट नंबर 6 में आपको दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व को हम लोग जानते हो इफेक्ट क्या करेंगे बच्चा? सेम वही इफेक्ट होगा। इसके इफेक्ट क्या करने हैं? नेट प्रॉफिट में जाके हमें ऐड कर देने हैं। समझ में नहीं है? ये नेट प्रॉफिट में जब हम लोग निकालते हैं ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो उस टाइम में जाके इसे नेट प्रॉफिट में क्या करना है? ऐड कर देना है। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम आ जाते हैं पीबीडीडी पे। किसमें आते हैं? पीबीडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नंबर एडजस्टमेंट 6 समझ में आया? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो अब हम लोग आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 17 में। एडजस्टमेंट नंबर 17 में देखो बच्चा क्या करना है आपको, ये भी ध्यान देख लो। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा आपको दिया रहेगा और बच्चों के मन में ये डाउट आता है ना कि सर पीबीडी कहां एक्चुअली में लेना है, तो इसके लिए ये वाला एडजस्टमेंट आपको बहुत ध्यान से करना है बेटा। पीबीडी में क्या होता है ना, दो केसेस हमको जान के चलने हैं, तो लेट्स मूव विद द टू केसेस, राइट? यहां पे एक केसेस और एक केसेस यहां पे, ठीक है बच्चों? पहला केस में नथिंग मेंशन, अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं बोला है पीबीडी के बारे में, यहां पे नोट डाउन कर लो, इफ नथिंग मेंशन, मतलब नथिंग मेंशन का मतलब बच्चा इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कहा गया। इफ नथिंग मेंशन देन कंसीडर्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर कुछ नहीं बोला है तो इसे आप क्या मानोगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानोगे। समझ में कि नहीं है? राइट? तो इन दिस केस इसे हमने क्या करना है, देख लो बेटा। इन दिस केस टेक एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, टेक as a part of working capital changes। तो याद है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोग लेते हैं, तो कैसे आप करोगे? देखो यहां पे ध्यान देना, इसका इफेक्ट कैसे याद रखना है बेटा, कैसे क्या करना है। अब पीबीडी के मान लो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए रहेंगे, नॉर्मली उसको भी बैलेंस शीट में तुमको मिलेगा और उसके भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया है तो दो चीजें होंगी, या तो आपका प्रोविजन इंक्रीज हो रहा होगा या तो प्रोविजन डिक्रीज होगा। यस और नो? अगर आपका प्रोविजन, ध्यान देना बेटा, अगर आपका प्रोविजन इफ इंक्रीज हो रहा है, क्या चीज हो रहा है? इंक्रीज, और दूसरा क्या हो रहा है? इफ डिक्रीज हो रहा है। ये दो केसेस ही होंगे, या तो आपके बैलेंस को इंक्रीज होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग को आप जब देखोगे बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो आपके क्या होंगे? या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे। यस और नो? तो अगर आपने कंपेयर किया ओपनिंग और क्लोजिंग, आपने जब कंपेयर किया कि अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसे बेटा क्या करोगे आप? अगर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो आप इसे जाओगे नॉन कैश में, ऑपरेटिंग में जाके आप इसे ऐड कर दोगे। अगर आपके पीबीडीडी डिक्रीज हो रहा है, राइट, तो आप इसे जाओगे ऑपरेटिंग में जाके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप जाके वहां पे लेस कर दोगे, ऑपरेटिंग में जाके लेस कर देना है। समझ में कि नहीं है? बोलो सर इंक्रीज और डिक्रीज कैसे पता चला? जैसे मान लो बेटा आपका यहां पे मैंने लिखा 2023, यहां पे हमने लिखा 24, राइट?
अगर आपके मान लो प्रोविजन यहां पे है 600 रुपए या 6000 है और यहां पे 6500 है, तो आप क्या देख रहे हो, आपका प्रोविजन कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बच्चों? यहां पे कितना इंक्रीज हुआ, यहां पे आप देख रहे हो ना 500 रुपया आपका बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यस और नो? तो यही 500 रुपया आप जाओगे और ऑपरेटिंग में जाके आपको ऐड बैक कर देना है, समझ में कि नहीं है? उसी तरह से अगर मान लो यहां पे आपके 7000 बैलेंस दिए हुए हैं और यहां पे दिया हुआ है 6000 रुपए, तो आप क्या देख रहे हो, डिक्रीज हो रहा है ना? तो डिक्रीज कितने से हो रहा है बच्चा, यहां पे आपके माइनस हो रहे हैं, कितने माइनस हो रहे हैं, 1000 रुपए, यस और नो? तो आप इसी को जाओगे यहां पे ऑपरेटिंग में और ऑपरेटिंग में जाके बेटा आपको इसको माइनस कर देना है, आया समझ में नहीं है? ये पहला केस क्लियर हो गया, यस और नो? अब आते हैं सेकंड केस में। नाउ वी मूव टू द सेकंड केस। सेकंड केस में आते हैं बच्चों। सेकंड केस में क्या होता है, इफ मेंशन ऑल डेटर्स गुड, अगर कभी कभी क्वेश्चन में आप देखोगे बेटा वहां पे मेंशन किया हुआ रहेगा, उसे आप देखोगे इफ मेंशन इन क्वेश्चंस all debtors are goods, all debtors are good, क्वेश्चन में देखोगे बच्चा कभी कभी इस तरह से मेंशन किया रहेगा all debtors are good, तो इसको कुछ नहीं करना, जब भी आपको बोल दे कि all debtors are good तो इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, अगर आपके डेटर्स बोला ऑल डेटर्स आर गुड है ना, तो यहां पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा, तो अगर आपका वैल्यू इंक्रीज होगा या तो आपका वैल्यू क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा, यही दो चीज होंगे, यस और नो? अगर आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो आप सीधा क्या करना, नेट प्रॉफिट में जाके इसे ऐड कर देना, और अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो नेट प्रॉफिट से जाके क्या कर देना, माइनस कर देना। आया समझ में कि नहीं है बच्चों? क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 17 तक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बोलो, है ना? आई होप यहां तक एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, और एक दो एडजस्टमेंट और हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको और फर्दर नहीं इंक्रीज कर रहा हूं, और कुछ एडजस्टमेंट और हम लोग एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मे बी नेक्स्ट वो कल वीडियो हम लोग बनेगा तो कल ही हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन के ऊपर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल के ऊपर एंड शेयर कैपिटल के ऊपर, इन सब चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों यहां तक जो हम लोगों ने आज वीडियो देखी है, मतलब जो क्लासेस किया है और जो भी हमने एडजस्टमेंट सीखा है, ये सारे एडजस्टमेंट को आपको क्या करना है, कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, और ये सारे एडजस्टमेंट आपके बहुत काम आने वाले हैं, और हर एक एडजस्टमेंट को डिटेल में आप पढ़ना, और ये आपके कैश फ्लो के सारे एडजस्टमेंट को क्लियर करेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लासेस, एंड प्लीज मेक श्योर ये आपके कॉपी में सारे नोट्स आ जाने चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।